A very good morning and welcome you all. As we have discussed 25 questions of 2017 in the previous lecture. In today's lecture we will cover the next 25 questions. So let's begin with the first. The protagonist of the novel whom the mayor of the Castle Bridge is named. कौन प्रोटैगनिस्ट है पूछा गया है द मेयर ऑफ द कैसल ब्रिज नॉवल का. ये नॉवल किसने लिखी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होनी चाहिए. नॉवल इज़ रिटन बाय थॉमस हार्डी और उसको पब्लिश किया गया था 1886 में. और इसका जो सबटाइटल है लाइफ एंड डेथ ऑफ द मैंस कैरेक्टर जो कहा गया था इसको. और एक इंसान के बारे में बोलती है, उसका नाम है हेंचर. ये उसका प्रोटैगनिस्ट दिखाया है इस नॉवेल में. दैट इज़ द आंसर. हु इज़ द ऑथर ऑफ इन द कैसल ऑफ माई स्किन. ऑथर कौन है पूछा है उन्होंने. सो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर है जॉर्ज लेमिंग. इनकी नेशनलिटी पिछले 2016 के क्वेश्चन में इसको पूछा गया था. ये वर्क को उन्होंने लिखा था 1953 में. दैट वाज द फर्स्ट नॉवेल दैट ही हैज़ रिटन. 1953 में इनकी फर्स्ट नॉवेल थी जिसको कंसिडर किया गया था. उसके बाद फिर उनके और कौन से वर्क है उसको आपको देखना ज़रूरी है. ग्रेविटी रेनबो इज़ अ नॉवेल रिटन बाय. एक ग्रेविटी रेनबो करके नॉवेल है, किसने रिटन की है ये पूछा है, किसके द्वारा लिखी गई है. इसका आंसर है जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर एलिमिनेट करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी. बट द आंसर, इसका आंसर है थॉमस पंचम. इनका और एक वर्क है जो फेमस है जिसको वी नॉवेल उन्होंने कहा था. वी उसमें लिखा था ये ग्रेविटी रेनबो उन्होंने पब्लिश किया था 1973 में. 73 और 75 आई थिंक. इनकी जो नॉवेल है जो कि एक बॉम्बिंग के इस पे के थीम पे आती है. दैट्स व्हाई कवरिंग द सिलेबस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी सेटिंग्स है. माइकल ओडांटेज अनिल्स घोस्ट डील्स विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन. एक जो वर्क लिखा है माइकल ओडांटेज का, अगर आपको उनकी नेशनलिटी पता है तो आपको उनकी सेटिंग गेस करने में इजी जाता है. सो अनिल्स घोस्ट डील्स विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन कहाँ से होता है. माइकल ओडांटे का अगर आपको पता होगा तो वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं. तो एलिमिनेट करने में इजी जाता है कि उनकी जो अनिल घोष नाम की जो नॉवेल थी जो 2000 में लिखी गई थी, सो उसकी जो सेटिंग है वो एक्टिविटी डील करती है श्रीलंका में वैसे. विच नॉवेल डील्स विद द इंटरमेंट ऑफ द जापानीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एक कौन सी नॉवेल है जो जापानीज के इंटरवेंशन के बारे में डील करती है. इसको लिखा गया था जॉय कोगावा के द्वारा 1981 में लिखा था इसको. इनकी नेशनलिटी देखिए, इनका वर्क देखिए, फिर किसके बेसिस पे लिखा गया था वो देखिए. ओबेसॉन एक जो वर्क लिखा गया था जॉय कोगावा के द्वारा. कैश 22 पता है जैसे कि एलिमिनेट होता है, जोसेफ हॉलर के द्वारा लिखा गया था. 1961 में इसको पब्लिश किया था. जब लिखा गया था उसकी डेट अलग है और पब्लिकेशन डेट अलग है. जोसेफ हॉलर. हु ऑथर द प्रिजन एंड द चॉकलेट केक. ये इंडियन लिटरेचर से पूछा गया क्वेश्चन है उनका. इसका आंसर है नयनतारा सहगल और इनकी मेमोर है, जीवनी जिसको बोलते हैं या फिर लेखिका. उन्होंने उनको पब्लिश किया था 1954 में. प्रिजन एंड चॉकलेट केक इन नयनतारा सहगल का इनका ये वर्क है.
The book Songline by Bruce Chatwin deals with the Aboriginal people of. ये जो वर्क है ये बेसिकली दो चीज़ों को कंबाइन करने का सोचता है कि एक तो जो फिक्शन और नॉन फिक्शन को मिक्स करने का सोचता है. तो ये जो वर्क लिखा है ब्रूस चैटविन ने, ये न्यूजीलैंड के जो अबोरिजिनल पीपल है उनके लाइफ से डील करता है. फिर उसकी पब्लिकेशन डेट का जॉनरा क्या है उसको देखना ज़रूरी है आपके लिए. हु हैज़ रिटन द पोएम द रेड विलबोरो. इसको लिखा गया था 1923 में लिखा गया था. समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस पोएम, इसका जो पहला जो नाम था उसको रोमन में 22 दिया गया था. फिर इसको पब्लिश किया था बाद में. द पोएम कंटेन्स ओनली 16 वर्ड्स. इतनी ही लंबी पोएम है. तो इसका आंसर है बी, विलियम कैरोल्स विलियम. As a civilization advances, poetry almost necessarily declines. Who said about the epic poetry? इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इनमें से कौन हो सकता है? जैसे कि अर्नोल्ड तो दूर हो गए, एस.टी. कॉलरिज को भी, क्योंकि इमेजिनेशन और फैंसी के अगर बारे में देखा जाए सो ही हैज़ नॉट टॉक समथिंग अबाउट द एपिक पोइट्री. डॉक्टर जॉनसन हो सकते हैं क्या? फिर उसमें भी देखा जा सकता है कि उन इंसान के पर्सपेक्टिव केसेस है उनको देखा जा सकता है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थॉमस मैकॉले ने इनके बारे में बोला था इन 19th century आई थिंक. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजीज रिटन इन द इंग्लिश लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में बोल सकता हूँ, उसका कोरिलेशनशिप आपको आना चाहिए. हु इज़ द थायसिस इन द पोएम ऑफ द सेम नेम से लिखी गई पोएम है थायसिस, इज रिटन बाय अर्नोल्ड. थायसिस इज द पोएम ऑफ द सेम नेम रिटन बाय अर्नोल्ड. किसके लिए लिखी गई? हु इज़, उसके अंदर का जो नाम का इंसान है कि उस किसको रिप्रेजेंट करता है. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है जैसे कि मास्टर्स डिग्री में, तो आपको पता है कि पी.बी. शेली ने जो वर्क लिखा था एडोनिस 1821 में लिखा था उन्होंने वर्क, जो कि किड्स की जीवन पे आधारित था. आर्थर हेनरी हालम के बारे में जो वर्क लिखा गया था इन मेमोरियम, उसको 1850 में पब्लिश किया था. और उसको स्टार्ट किया था लिखना टेनिसन ने 1837 में आई थिंक. उसने 17 साल लिए थे. नहीं, आई थिंक 1833 में लिखे थे उन्होंने इन मेमोरियम. और उसमें 132 ऐसी पोएम्स आती है. और अगर आपको ये सब चीज़ें ऐसी पता होती है तो फिर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो कि आर्थर ह्यूग क्लॉ के बारे में वो पोएम थी जिन ये लिखी गई थी 1865 में. और जो इंसान जो मर गया था ये बेसिकली एलिज है, मरने के बाद लिखी जाती है. तो 1861 में इंसान की डेथ हो गई थी आर्थर ह्यूग क्लॉ की. और उसके बाद में फिर अर्नोल्ड ने उनके ऊपर लिखी थी पोएम. एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज व्हाट. ट्रेजेडी की सोल क्या सोल है? सोल ऑफ ट्रेजेडी. अगर ट्रेजेडी को देखा जाए तो ट्रेजेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. और एरिस्टोटल के किस वर्क्स में से आई है ये लाइन? दैट इज़ पोइटिक्स, जो उन्होंने दिया था कि क्या थिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर. सो वी हैव हर्ड दिस थिंग्स so many times, that is plot is the soul of tragedy. The concept of hegemony was introduced by, very simple question, hegemonic people suppress the subaltern classes. इनके बारे में बोला गया था. एंटोनियो ग्राम्ची ने वर्क इंट्रोड्यूस की थी कंसेप्ट लिटरेचर में. The famous work Culture and Society is authored by. ये वर्क किसने लिखा है? Culture and Society. Richard Hoggart is something
एसोसिएटेड विद दी, जो उन्होंने ब्रमिंगम स्कूल की स्टार्ट की थी, कल्चरल स्टडी सेंटर वहाँ पे स्टार्ट किया था उन्होंने। एफ.आर. लुईस द ग्रेट ट्रेडिशन, एज वी हैव सीन इन दी प्रीवियस लेक्चर, 1948 में उन्होंने लिखा था द ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में। टेरी ईगल्टन को तो नहीं पता, सो द वर्क इज रिटन बाय विलियम रेमंड विलियम्स ने लिखा था, 1958 में लिखा था ये वर्क। कोरिलेशन पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड भी ऐसा यूज़ होता है, और अगर आपको इफ़ यू हैव कवर द सिलेबस सो द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू, कि एक दूसरे को दूर करना, कौन आ सकता है साथ में कौन नहीं, और फिर बाद में फिर अपना एजुकेटेड गेस लगा के बाजू हो जाओ। हु कॉइन्ड द फ्रेज इगोस्टिकल सब्लाइम? इगोस्टिकल सब्लाइम की फ्रेज किसने कॉइन की थी? एस.टी. कॉलरिज, वी नो दैट फैंसी एंड इमेजिनेशन ही हैज़ टॉक्ड। सो वर्ड्सवर्थ और शेली तो नहीं हो सकते, फिर कौन बचा? जॉन कीट्स। फिर जॉन कीट्स ने कब किसने कहाँ पे इसको यूज़ किया? इन 1818 में उन्होंने उनके जो दोस्त थे उनको जब लेटर लिखा था, उसके बाद उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो वुडहाउस नाम के, जो उसके रिचर्ड वुडहाउस नाम के जो फ्रेंड थे, उनको जो लेटर लिखा गया था उसमें उन्होंने मेंशन किया था इस इगोस्टिकल सब्लाइम के बारे में, सब्लाइम के बारे में। वुल्फगैंग आइजर नेम इज़ एसोसिएटेड विथ, वुल्फगैंग आइजर का जो नाम है किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, किससे रिलेट किया जाता है? कल्चरल स्टडीज़ का मैंने अभी आपको बताया, इज़ रिलेटेड टू रोमन विलियम्स एंड रिचर्ड होगार्ट्स, वो दोनों के साथ तो हो गया। फिर फॉर्मलिज्म और मार्क्सिस्ट में तो ये आंसर नहीं आता। इन्हें बेसिकली कनेक्ट किया जाता है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के बारे में। इनका जो इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर की कंसेप्ट इन्होंने जो दी है वो लिटरेचर में फेमस है, इम्प्लाइड रीडर एंड एक्चुअल रीडर। हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे लाफ ऑफ मेड्यूसा? इस वर्क को लिखा गया था 1975 में। शी इज़ अ फेमिनिस्ट राइटर, बिलोंग्स टू फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर है। सो फिर कौन है? जूलिया क्रिस्टेवा, जिन्होंने इंटरटेक्चुअलिटी की टर्म दी थी, बाकी तो अलग दिख रहे। सो इनका नाम था हेलन सिक्सूस कहा जाता है उनको। उन्होंने लिखा था द लाफ ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा इज ऑल्सो मैथोडोलॉजिकल मिथिकल कैरेक्टर भी बोल सकते हो उनको, मैथोडोलॉजिकल। द एम्पायर राइट बैक्स वॉज द फ्रेज यूज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। बेसिकली ये जो वर्क था लिखा गया था समथिंग डिफरेंट। एम्पायर राइट बैक्स बेसिकली कॉलोनियल थीम्स के बारे में बोलता है कि क्या क्या सी चीज़ें थी व्हेन पीपल वर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट के बारे में बोला गया था। पर इसको किसके द्वारा फेस को यूज़ किया गया था पूछा है, दैट इज़ सलमान रश्दी ने इसको 1982 में यूज़ किया था। इन विच वर्क्स? दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। That's why the basic foundation matters the most. एक क्वेश्चन को देख के, in which form of the poetry the speaker imagined to be addressing a silent listener? कौन से फॉर्म ऑफ पोइट्री में कि एक जो स्पीकर है कि इमेजिन करता है दैट इज ही इज एड्रेसिंग टू अ साइलेंट लिसनर। उसके अंदर एक साइलेंट लिसनर होगा। कि सोनेट को तो पता है कि वो 14 लाइन की जो पोएम रहती है, फिर उसमें भी दो तीन प्रकार है, जैसे कि एलिजाबेथन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, या क्लासिकल, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट बोलते हैं। उसके अलग फिर उनकी पैटर्न अलग अलग है। जो ऑक्टेव और सिस्टर्स को फॉलो करता है वो इटालियन सोनेट है। शेक्सपियर ने जो अलग किया था वो समथिंग डिफरेंट अलग की 3 उन्होंने क्वार्टरन दिए थे और एक फाइनल राइमिंग कपलेट दिया था। उसमें भी फिर जो स्पेंसर के अलग है। स्पेंसर की जो लिखी थी वो इंटरलॉक क्वार्टरन थी। इलीजी मरने के बाद लिखी जाती है। मॉर्निंग सॉन्ग्स भी इसको बोला जाता है। सोलिलोक्वी बेसिकली एक इंसान के अंदर के बातें बोलेगा वो ज़ोर से, जिस जहाँ पे कोई अदर एक्टर स्टेज पे नहीं होगा, बट ही विल स्पीक टू द ऑडियंस। वो उसके मन में क्या चालू है वो बोलेगा। जैसे ईहागो की बातें बोल सकते हैं अपन तो ओथेलो में कि
लेडी मैकबेथ की बातें बोल सकते हैं, दैट इज़ द सोलिलोक्वी दैट द वेरी फेमस। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जब ये विक्टोरियन एज में फेमस हुआ था ये पैटर्न ऑफ पोइट्री, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग वेरी फेमस नेम दैट वी हैव सीन, उनकी जो वर्क है माय लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर, एंट्रिया डेल सार्तो, ऐसे अलग पोएम है जिसमें एक साइलेंट लिसनर होता है और वो उसको एड्रेस करते हैं जैसे कि, और उसमें दिखाया है। आई होप ऑल इमेजिन स्पीकर को दिखाया जाता है। सर फिलिप सिडनी एम्प्लॉयज रेटोरिक एज अ टूल टू मेक हिज आर्ग्यूमेंट, कि रेटोरिक को कौन सा, फिलिप सिडनी का कौन सा है वर्क, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने लिखा था 1580s में, और उसको पब्लिश बाद में किया गया था, फिर बाद में 95 में उसको पब्लिश किया गया था। रिटर्न का थोड़ा अलग है और पब्लिकेशन डेट का अलग है थोड़ा सा। इनका अपोलॉजी फॉर पोइट्री उन्होंने लिखा था, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। इसमें जो बोला था उन्होंने कि पोइट्री बहुत पुरानी है, सो अगर वो ट्रूथ ही है तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको टू द फॉरेंसिक सेंसेस ही हैज सेड समथिंग टू मेक हिज आर्ग्यूमेंट। अगर उसको साइंटिफिक लेवल पे भी चेक किया जाएगा तो वो फिर भी ट्रूथ ही बोलेगी। As I just mentioned the things, the last 6 lines of the Petrarchan sonnets are called what? कि Petrarchan sonnets जब लिखी गई थी, Petrarch has wrote almost 400 sonnets on her beloved, कि जो उनकी beloved थी लोरा, उनके लिए 400 sonnets Petrarch ने लिखी थी, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। तो उनका पैटर्न अलग था, उन्होंने जो 14 लाइन सोनेट बेसिकली 14 लाइन की होती है, तो उन्होंने 8 और 6 में डिवाइड करके 14 लाइन होती थी, तो उन्होंने उसको डिवाइड किया था। सो द फर्स्ट लाइन विल कॉल्ड एज ऑक्टेव। ऑक्टेव के अंदर 2 क्वार्टरन हो गए जैसे कि 4-4 के, और सस्टेस के अंदर हो गए फिर 2 टर्सेट। सो द सिंपल आंसर सस्टेस इज द आंसर। थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बट बी प्रसाद सर के भी आपको मिल जाएगा, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो जो बुक है उसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा फाउंडेशन इज होना अच्छी बात है। अगेन एलिमिनेशन मेथड विल वर्क इन लिरिक। द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस के बारे में बोल रहा है, एन एड्रेस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। रिटर्न इन वेरिड मीटर्स इज नोन एज, अलग अलग मीटर में लिखा जा सकता है। सो अभी इलीजी के बारे में अभी लिखा, बट मॉर्निंग सॉन्ग है, एक सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर एड्रेस तो नहीं होती। सोनेट अभी भी देखा 14 लाइन पोएम। बैलेट दैट इज फास्ट, जो कि एक बोलने वाले लिटरेचर में कन्वर्ट होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है आगे। ओड को जो जॉन किट्स की जो ओड है, तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ओड टू ग्रेशियन, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम। ये जो चीज़ें थी वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स पे एड्रेस की गई थी और पूरा उनको उसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया था। सो ओड बेसिकली बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे एड्रेस की जाती है, उस पर लिखा जाता है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, इसकी लाइन भी है, इसके ऊपर अलग एक नॉवेल भी लिखी गई है, उसको भी देखिएगा आप कौन सी नॉवेल है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम नहीं है, ईस्टर 1916 नहीं है। द सेकंड कमिंग जो नॉवेल लिखी गई थी डायल मैगजीन में, सॉरी द पोएम इसको पब्लिश किया गया था डायल मैगजीन में, और उसको लिखा गया था 1919 में लिखा। W.B. Yeats की है ये वर्क है, इनके W.B. Yeats ने लिखी हुई है वर्क। अगर अच्छा किसी ने पढ़ा होगा सो ही विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। कि दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन ही गलत पूछा है, इवन द यूनिवर्सिटी हैजंट मेंशन द करेक्ट आंसर, और उसको गलत भी नहीं बोला गया, और इसको किसी ने जैसे क्रॉस कनेक्ट भी नहीं करने का सोचा कि क्रॉस चेक होता तो सबको मार्क्स मिल जाते। क्या आंसर है उनका, उन्होंने आंसर भी दे दिया है। इज़ क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन टू द सोनेट्स फ्रॉम द इंग्लैंड, कि
कि बोला जाता है कि किस इंसान ने क्रेडिट किया जाता है किस इंसान को फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट्स फॉर्म, जो सोनेट का जो फॉर्म था पेट्रार्क ने जो किया था वहाँ पे इटली में, उसको इंट्रोड्यूस करके दिया था इंग्लैंड में, तो उसको क्रेडिट किया जाता है उस इंसान को। उनका जो अभी सेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने दिया उसके ऊपर आंसर हेनरी हावर्ड सरे, बट हेनरी हावर्ड सरे हैज़ इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स, उन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करके दिया था लिटरेचर में, नॉट सोनेट्स। सोनेट्स के लिए फिर कौन थे? सर थॉमस वैट। सर थॉमस वैट हैज़ इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लिश, जिसको कहा जाता था। सो ऐसी थिंग्स आपको मिल जाएंगी बी प्रसाद सर की बुक में। सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, आपको ये भी देखना है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच करता है। अगर आपको इसमें से 2-3 भी आ गए तो आपको फिर उसको पकड़ना है कि क्या बोल रहा है कि गोथिक पेयर में से, गोथिक बेसिकली इस लिटरेचर को जब देखा जाता है कि हॉरर के बारे में अपन कनेक्ट करते हैं, बट इस बेसिकली इज आर्किटेक्चर फॉर्म है जहाँ पे अलग अलग तरीके से आर्किटेक्चर का वर्क होता था कि वो यू माइट हैव सीन इन दी नॉवेल ऑफ होरेस वॉलपोल की जो नॉवेल थी उनमें भी दिखता है। फिर बाद में फ्रैंकेनस्टाइन जो मेरी शैली की लिखी गई है उसके अंदर भी है, कैसल ऑफ द उसमें भी है, टेल्स ऑफ हॉरर, डिस्पेयर एंड द ग्रोटेस्क एंड अदर डार्क सब्जेक्ट। फिर एक को देखो सी से कनेक्ट होता है क्या, हो गया सी से कनेक्ट। फिर भी देखेंगे आगे, फिर क्या बोल रहा है, फ्लैशबैक इज द टेक्निक कि फ्लैशबैक नाम से ही पता चलता है कि आगे जाकर पीछे आएंगे। सो नरेटिव टेक्निक दैट्स इसमें देखेंगे फिर एक कनेक्ट होता है क्या, तो प्रेजेंट एट द पास्ट इवेंट ड्यूरिंग द करंट इवेंट, हाँ बराबर ठीक है, इसका आंसर भी करेक्ट है। फिर हाइपरबोली और हाइपरबोल वो भी देखेंगे, फिर उसमें ए को डी से कनेक्ट किया गया था, एग्जेजरेशन ऑफ द फीलिंग्स कि बढ़ा चढ़ा कर देखा जाएगा चीज़ों को। और आयरनी के बारे में फिर यही दैट शो द पर्सन सिचुएशन एज इट इज़ नॉट। सिंपल है, अगर आप उसको देखा जाए तो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक को पकड़ो फिर बाद में कनेक्ट करने का सोचो। द सबाल्टर्न स्टडीज इज अ सीरीज ऑफ वॉल्यूम एडिटेड बाय। सबाल्टर्न स्टडीज के बारे में दो लोगों का नाम सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए। दैट इज़ गायत्री चक्रवर्ती स्पियोक, उनका जो वर्क था दैट द वर्क रिटन शी हैज़ रिटन कैन सबाल्टर्न स्पीक, उन्होंने बोला गया था। और उनका एक जो सीरीज़ को एडिटेड किया गया है, इनको क्या जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है दैट इज़ रंजित गुहा सर। रंजित गुहा ने उनको फिर एडिटेड करने में हेल्प की थी। ऐसे दोनों का नाम सबाल्टर्न स्टडीज़ में आता है। जो एंटोनी ग्रामची की देखी थी हेजीमनी, बेसिकली सबाल्टर्न पीपल सप्रेस क्लास को बोला जाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर इसमें कुछ छूटा है उसमें व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज दैट आपको इसकी प्रिंट आउट निकालनी है, साथ में रखना है, और कुछ उसमें मैं जितना बता रहा हूँ उससे कुछ ऐड हो सकता है क्या वो देखना है। सो यू विल हैव द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस की जो आप देख सकते हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और आपको पता है कि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें से जैसे कि ये क्वेश्चन जो था कि एड्रेसिंग साइलेंट स्पीकर के बारे में, फिर अगर अगली बार सोलिडिटी के बारे में पूछ लेगा शायद, फिर एलईजी के बारे में पूछा था यहाँ। जैसे कि उन्होंने पूछा कि जो क्वेश्चन आया था कि एड्रेस के बारे में, किसको एड्रेस की जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसके बारे में देखिए कि क्वेश्चन आगे भी देखेंगे। 17 के दोगे, 18 के और 19 के, 20 के, 22 के तो नहीं होंगे, 21 के और 23 के करेंगे साथ में डिस्कस। आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।